गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीपक। मैं आपके अपने चैनल दीपक चहल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं जितने वीडियो बना रही हूँ आप सबको इतने पसंद आ रहे हैं, आप इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम 8th क्लास का जो चैप्टर कर रहे थे रिवोल्ट वाला, 5th चैप्टर हिस्ट्री का, उसका तीसरा पार्ट रिवील करने वाले हैं। आशा करती हूँ आप सबको ये भी बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, कमेंट भी ज़रूर करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं बच्चों, अब तक हम क्या देख चुके थे। अब तक हम देख चुके थे कि किस तरह से जो राजा थे, जो नवाब थे, उन्होंने अलग अलग एरिए से किस तरह से जो जो जफ़र थे, बहादुर शाह जफ़र, उनको सपोर्ट दिया, उनको अपना लीडर चुना। अब जब रिवोल्ट ख़त्म होने की बात आ रही है कि जब रिवोल्ट ख़त्म हुआ उसके बाद क्या क्या एस्पेक्ट थे, कौन से रिजल्ट निकले उस जो रिवोल्ट था उसके। ओके, आफ्टर मैथ का मतलब क्या होता है, विद्रोह जो हुआ था उस साल की बात हो रही कि उस साल के बाद क्या हुआ, ठीक है। मतलब उससे अगले साल की बात हो रही है जब रिवोल्ट ख़त्म हो गया था, ठीक है। द ब्रिटिश हैड रीगेन कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859 कि 1859 आते आते ब्रिटिशर्स ने दोबारा से कंट्रोल रिगेन कर लिया था सारी कंट्री के ऊपर। बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसीज एनीमोर। लेकिन अब जो वो रूल कर रहे थे, वो जो पहले पॉलिसी अपना रखी थी वो उसी तरह की नहीं थी, उनमें कुछ चेंज कर दिया गया था, ठीक है। गिव बिलो आर इम्पोर्टेंट चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स कि जो नीचे दिए गए हैं वो चेंज हैं जो ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए। अब हम देखते हैं कौन से चेंज हुए 1858 तक। 1858 क्यों? क्योंकि 1858 को क्या हुआ था, जो रिवोल्ट था वो ख़त्म हो गया था, ठीक है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट इन 1858। 1858 के अंदर क्या किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक नया संशोधन पास किया, एक नया कानून पास किया एंड ट्रांसफर्ड द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। और जो पावर थी उसको ट्रांसफ़र कर दिया, कहाँ से कहाँ बच्चों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन क्राउन को। जो ब्रिटिश क्राउन था, ब्रिटेन की जो महारानी थी, उसको क्या कर दिया गया, पावर दे दी गई। इन ऑर्डर टू एंश्योर ए मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन अफेयर्स। क्यों? क्योंकि जो क्राउन था उसके अंडर में लगा कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैनेज किया जा सकता है जो इंडियन अफेयर्स हैं उनको, इंडिया के जो मामले हैं उनको क्राउन के अंडर में अच्छे से मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंपनी क्या होती है, जो ट्रेडिंग कंपनी होती है वो सिर्फ बेनिफिट के लिए काम करती है, लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी वो अपने बेनिफिट के लिए काम नहीं करेगी। वो किस चीज़ के लिए काम करेगी बच्चों, वो जनता के लिए काम करेगी, जो कॉमन पीपल हैं उनके लिए काम करेगी, ठीक है। अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ फॉर इंडिया। जो ब्रिटिश कैबिनेट था उसके अंदर एक मेंबर को अपॉइंट किया गया जिसकी पोस्ट क्या थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इंडिया का स्टेट का जो मंत्री था वहाँ पर एक, ठीक है। मतलब एक ऐसा पर्सन जो इंडिया के जितने भी अफेयर होते थे, जितने भी मामले होते थे, जितने भी सुझाव होते थे, उनको कैरी आउट करता था, उनको देखता था, ठीक है। एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। और सभी चीज़ों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता था जो इंडिया की गवर्नेंस के द्वारा हो रही थी। ही वॉज गिवन अ काउंसिल टू एडवाइज हिम। उसके पास एक काउंसिल भी थी, उसको एक समिति भी दी गई थी जिसको क्या बोला जाता था, कॉल्ड द इंडियन काउंसिल। उसको क्या बोला जाता था बच्चों, इंडियन काउंसिल बोला जाता था। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसराय। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसका टाइटल चेंज करके वाइसराय बना दिया गया था। दैट इज अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। अब वो क्या था, जो क्राउन थी, क्राउन का मतलब जो इंग्लैंड की महारानी थी उसका रिप्रेजेंटेटिव था वो इंडिया के अंदर। यहाँ पर उनको कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, वाइसराय प्रेजेंट कर रहा था किसको बच्चों, इंग्लैंड की महारानी को। थ्रू दीज मेजर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रूलिंग इंडिया।
इस तरह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी अब वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल थी इंडिया के ऊपर रूल करने के लिए। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो अब क्या हो गया था, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया था। किसका रूल स्टार्ट हो गया था? ब्रिटिश क्राउन का, जो ब्रिटेन की महारानी थी उनका। ठीक है। द रूलिंग चीफ ऑफ द कंट्री वाज एंश्योर दैट द टेरिटरी वर नेवर बी एक्सेस्ड इन फ्यूचर। और जो रूलिंग चीफ थे, जो छोटे छोटे राजा महाराजा थे हमारे देश के, उनको एंश्योर किया गया कि आगे से आपकी किसी भी टेरिटरी को अंग्रेजों के द्वारा नहीं लिया जाएगा फ्यूचर में। ठीक है। दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम टू देयर हेयर्स। वो अपनी किंगडम को अपने उत्तराधिकारियों को एज इट इज दे सकते हैं, इंक्लूडिंग अडॉप्टेड सन। उसके अंदर क्या भी शामिल होंगे? अगर गोद लिया हुआ पुत्र है वो भी शामिल होगा, मतलब उसको भी आप अपना हेयर अनाउंस कर सकते हो, उसको भी अपनी किंगडम हैंड ओवर कर सकते हो। ठीक है। हाउएवर दे वर मेड टू एक्नॉलेज टू द ब्रिटिश क्वीन। यद्यपि ये जो चीज़ें होंगी, हायर जो है उसको अनाउंस करने की और उसको किंगडम देने की, ये सब चीज़ें किसकी नॉलेज में होंगी? ब्रिटिश क्वीन की नॉलेज में होंगी। एज देयर सॉवरेजियन पैरामाउंट। क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर तो फिर भी वही है, ब्रिटिश की महारानी ही है। एक अथॉरिटी तो किसकी है? ब्रिटिश की महारानी की ही है। ठीक है। दस द इंडियन रूलर्स वर टू होल्ड देयर किंगडम एज सबॉर्डिनेट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। इसलिए जो इंडियन रूलर थे उनको क्या, उनकी किंगडम जो थी बच्चों, अब वो क्या थी? सबॉर्डिनेट हो गई थी ब्रिटिश क्राउन की, सहयोगी हो गई थी। सबॉर्डिनेट का मतलब समझते हो ना? सहायक हो गई थी। ठीक है। इट वॉज डिक्लेयर दैट, ये डिक्लेयर कर दिया गया, द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस। कि जो इंडियन सोल्जर्स का प्रोपोर्शन है, मतलब उनका जो भाग है इंडियन सोल्जर्स का, वो रिड्यूस कर दिया जाएगा, वो कम कर दिया जाएगा। एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वुड बी इंक्रीज। और जो यूरोपियन सोल्जर का नंबर है उसको बढ़ा दिया जाएगा। इट वॉज आल्सो डिसाइडेड दैट इंस्टेड ऑफ द रिक्रूटिंग सोल्जर्स फ्रॉम अवध, बिहार, सेंट्रल एशिया एंड साउथ इंडिया, कि यह भी डिसाइड किया गया कि जो रिक्रूटेड सोल्जर्स होते हैं कहाँ कहाँ के स्पेसिफिक बच्चों? अवध के, बिहार के, सेंट्रल इंडिया के और साउथ इंडिया के। मोर सोल्जर्स वुड बी रिक्रूटेड, इनको रिड्यूस कर दिया जाएगा और क्या किया जाएगा? ज़्यादा सोल्जर्स को कहाँ से लिया जाएगा? गोरखाज, सिख और पठान्स। क्यों बता सकते हो बच्चों इनको क्यों लिया जाएगा? अगर बता सकते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि गोरखा, सिख और पठान्स को क्यों ज़्यादा अहमियत दी गई अगर बिहार, अवध और सेंट्रल इंडिया के हम सोल्जर्स से कंपेयर करें तो। ठीक है। द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम वार कन्फ्यूगेटेड ऑन अ लार्ज स्केल। जो मुसलमानों की ज़मीन और जायदाद थी उसको बड़े पैमाने पर जब्त कर लिया गया। ठीक है। एंड दे वर ट्रीटेड एज सस्पेशियस एंड हॉस्टिलिटी। और उनको कैसे देखा गया बच्चों? उनको संदेह की नज़र से देखा गया और उनको शत्रुता के भाव से देखा गया। हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? शत्रुता के भाव से। शत्रुता मतलब समझ रहे हो ना? दुश्मनों की नज़र से देखा गया। ठीक है। द ब्रिटिश बिलीव दैट, ब्रिटिशर्स ये सोचते थे, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिबेलियन इन द बिग वे, कि ये जो मुस्लिम हैं, ये जो मुस्लिम बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ वाले हैं, यही एक तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं इस रिबेलियन को करवाने में। ठीक है। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी, रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यह भी फैसला किया कि वे भारत के लोगों के जो धर्म होते हैं और जो सामाजिक रीति रिवाज होती हैं उनका क्या करेंगे? उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। ठीक है। पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड एंड जमींदार एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट ओवर देयर लैंड। और ऐसी नीतियाँ बनाई गई, ऐसी पॉलिसीज बनाई गई जिससे जो भूस्वामी थे, मतलब जो बड़ी बड़ी लैंड के ओनर थे और जो जमींदार थे, उनकी रक्षा की जाए और उनके जो जमीन है उस पर अधिकार बना रहे। ठीक है। Thus a new phase of history began after 1857। इस तरह से जो 1857 था उसमें एक हिस्ट्री का नया चरण शुरू हो गया।
ठीक है, आगे हम देखते हैं बच्चों। ये तो हो रहा था हमारे इंडिया के अंदर, लेकिन आगे हमें क्या पढ़ना है, एल्सवेयर, कि इंडिया को छोड़कर बाकी कहाँ क्या हो रहा था। ये उस टाइम के सिनेरियो को समझाने की कोशिश की जाती है बच्चों। जैसे 1857 के अंदर इंडिया के अंदर हो रहा था, तो बाकी वर्ल्ड में किस तरह का सिनेरियो था, किस तरह की सिचुएशन थी। ठीक है, वाइल द रिवोल्ट वाज स्प्रेडिंग इन इंडिया इन 1857, जब 1857 के अंदर इंडिया के अंदर रिवोल्ट स्प्रेड हो रहा था, फैल रहा था, ए मैसिव पॉपुलर एस्प्रिंग वाज रैगिंग इन द सदर्न पार्ट ऑफ चाइना। इसी तरह से जो चाइना का सदर्न पार्ट है उसमें एक विशाल जन विद्रोह पैदा हो रहा था। ठीक है, इट वाज स्टार्टेड इन 1850 एंड कुड बी सप्रेस्ड ओनली बाय द मिड 1860, कि यह स्टार्ट कब हुआ था, 1850 में शुरू हुआ था और 1860 का जो मध्यकाल आ गया था तब जाकर यह क्या हुआ था, सप्रेस हुआ था, खत्म हो गया था। ठीक है, थाउजेंड ऑफ लेबरिंग पुअर पीपल्स वर लेड टू होंग सिक्वांग नाम था बच्चों, टू फाइट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हेवनली किंगडम ऑफ ग्रेट पीस। इसमें क्या हुआ था बच्चों, जो होंग सिक्वांग के नेतृत्व में, यहाँ पर जो आपको लीडर दिखाई दे रहा है वो कौन है, होंग सिक्वांग। ठीक है, सिक्वांग, ठीक है, उसके नेतृत्व में हजारों लोग थे, गरीब लोग थे, जो क्या कर रहे थे, परम शांति, सबसे बड़ी शांति की खोज में क्या कर रहे थे, एक स्वर्गीय राज्य की स्थापना करने के लिए लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, दे वर नोन एज द ताइपिंग रिबेलियन। इसको किस नाम से जाना गया, ताइपिंग रिबेलियन के नाम से जाना गया। ठीक है, होंग सिक्वान was a convert to the Christianity and was against the traditional religion practices in China as the Confucius। कंफ्यूशियस का तो मतलब समझते हो ना बच्चों, एक धर्म होता है, कंफ्यूशियन धर्म होता है चाइना के अंदर, एंड बुद्धिज्म, आप सबको पता ही है चाइना के अंदर दूसरा धर्म कौन सा है। आज के दिन तो एटलीस्ट सबसे ज़्यादा कौन है, बुद्धिस्ट है। उस टाइम क्या था बच्चों, जो कंफ्यूशियस थे वो ज़्यादा थे, बुद्धिस्ट कम थे, लेकिन आज सिनेरियो बदल चुका है, आज बुद्धिस्ट वहाँ पर ज़्यादा हैं, कंफ्यूशियस कम है। ठीक है, तो वो किसके, वो जो क्या बात हो रही है, हांग सिक्वांग जो था उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था ईसाई धर्म में, और वो ट्रेडिशनल जो रिलीजन थे उनके खिलाफ था, जो उनमें प्रैक्टिस हो रही थी चाइना के अंदर। किस किस के खिलाफ था बच्चों, जो बुद्ध परंपराएं थी उनके खिलाफ था, और जो कंफ्यूशियसवाद था उसके खिलाफ था। ठीक है, द रिबेल ऑफ द ताइपिंग वांटेड टू एस्टेब्लिश अ किंगडम वेयर अ फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी वाज प्रैक्टिस। जो ये रिबेल हो रहा था, ये इसलिए हो रहा था ताकि एक क्रिश्चियनिटी की अलग से शाखा बन सके, प्रैक्टिस में लाया जा सके उन चीज़ों को। वेयर नो वन हेल्ड एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, जहाँ किसी की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, मतलब सारी चीज़ें कैसी होंगी, सामाजिक रूप से होंगी, सोशली इक्वल होंगे सभी। ठीक है, वेयर देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन सोशल क्लासेज, और जो सोशल क्लासेज होती हैं उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा, एंड बिटवीन मैन एंड वुमेन, और आदमी और औरत के बीच में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, वेयर कंजप्शन ऑफ ओपियम, ओपियम का मतलब क्या होता है, अफीम, अफीम का कंजप्शन नहीं होगा। किस किस चीज़ों का कंजप्शन नहीं होगा बच्चों, ओपियम, टोबैको, एल्कोहल एंड एक्टिविटीज़ लाइक गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, स्लेवरी वर प्रोहिबिटेड। यहाँ पर इन चीज़ों की मनाही होगी। किस किस चीज़ का कंजप्शन, ओपियम का मतलब क्या होता है, अफीम, अफीम को नहीं कंजप्ट किया जाएगा, तंबाकू को नहीं कंजप्ट किया जाएगा, एल्कोहल को नहीं कंजप्ट किया जाएगा, और ऐसी एक्टिविटीज़ को पे भी बैन होगा जैसे गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशन और स्लेवरी। ठीक है, द ब्रिटिश एंड फ्रेंच आर्मी फोर्स ऑपरेटिंग इन चाइना हेल्प द एम्पायर ऑफ द किंग डायनेस्टी टू पुट डाउन द ताइपिंग रिबेलियन। और जो फ्रेंच और अंग्रेजी सेना वहाँ पर तैनात थी, उन्होंने जो वहाँ का किंग था, ठीक है, उसकी काफ़ी मदद की, ये जो ताइपिंग रिबेलियन था इसको क्या करने के लिए, सप्रेस करने के लिए। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा है तो बच्चों लाइक करना मत भूलना और मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।